नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान और उसमें नगर पालिकाओं से जुड़े अनुच्छेद। हम इन अनुच्छेदों को याद करने के लिए कुछ मजेदार और आसान ट्रिक्स सीखेंगे। मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन नियमों की आत्मा को समझना है। जी, और चर्चा शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सभी प्रावधान संविधान में 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़े गए थे, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस संविधान के भाग 9 में जगह दी गई है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत होती है परिभाषा से। तो हमारा पहला अनुच्छेद है 243P, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। हाँ, और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही सीधी है। P से परिभाषा। जब भी 243P का जिक्र हो तो P अक्षर ही हमें उसका विषय याद दिला देगा। P से परिभाषा, ये तो आसान है। बिल्कुल। अगला अनुच्छेद है 243Q, जो नगर पालिकाओं के गठन के बारे में है। यहाँ हमारी ट्रिक एक सवाल से शुरू होती है। क्यों को हम एक सवाल की तरह देख सकते हैं। क्यों करें गठन? अच्छा, क्यों करें गठन? हाँ, जब हम ये सवाल पूछते हैं तो जवाब सीधे विषय गठन की ओर ले जाता है। तो 243Q मतलब नगर पालिकाओं के गठन का सवाल। ये दिलचस्प है। अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताता है। यहाँ ट्रिक अक्षर में ही छिपी है। R से रचना, और रचना का मतलब ही संरचना या कॉम्पोजिशन होता है। R से रचना यानी इसमें कौन लोग होंगे, चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें। जी। अगला अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों के बारे में है, और इसे याद रखना भी उतना ही आसान है। S से समिति, S से समिति, सीधा है। जी, जैसे ही 243S सुने दिमाग में तुरंत वार्ड समिति आनी चाहिए। अगला अनुच्छेद है 243T। इसकी ट्रिक बहुत कारगर है। T को हम ST वर्ग से जोड़ सकते हैं। ST वर्ग से। हाँ, संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो T अक्षर हमें सीधे ST वर्ग के आरक्षण की याद दिलाएगा। ये ट्रिक तो अच्छी है। ये लोग कितने समय तक काम करेंगे, ये बताता है अनुच्छेद 243U, जो नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में है। यहाँ हम U को उम्र या आयु से जोड़ सकते हैं। उम्र या आयु? जी, जैसे किसी व्यक्ति की आयु होती है, वैसे ही एक संस्था का कार्यकाल होता है। तो U का मतलब है नगर पालिका की आयु या अवधि, जो सामान्य तौर पर 5 वर्ष होती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। ये हमें अनुच्छेद 243V पर लाता है, जो सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से जुड़ा है। V को हम हिंदी के अयोग्य शब्द से जोड़ सकते हैं, जिसमें व जैसा उच्चारण आता है। V का मतलब है चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता या निरर्हता। अनुच्छेद 243W। इसके लिए हम एक अंग्रेजी शब्द का सहारा लेंगे। W को हम वर्क से जोड़ेंगे। W for work। हाँ, वर्क का मतलब है काम, और काम करने के लिए शक्ति और उत्तरदायित्व चाहिए। तो W से हमें याद आएगा नगर पालिकाओं का वर्क, यानी उनकी शक्तियां। 243X। यह शायद सबसे आसान ट्रिक है। X का मतलब टैक्स। अच्छा, X और टैक्स। हाँ, X की ध्वनि टैक्स से मिलती जुलती है, तो जैसे ही 243X सुने दिमाग में तुरंत टैक्स आना चाहिए। अगला अनुच्छेद 243Y बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, जो वित्त आयोग के बारे में है। इसकी ट्रिक भी एक सवाल में छिपी है। Y को अंग्रेजी के सवाल वाई की तरह देखें। वाई? हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई पूछ रहा है, वाई पैसा क्यों नहीं है। ये सवाल हमें सीधे वित्तीय यानी फाइनेंस की ओर ले जाता है। तो वाई मतलब वित्त आयोग। ये ट्रिक तो बढ़िया है। अनुच्छेद 243Z, खातों का ऑडिट या संपरीक्षा। Z से Z श्रेणी की सुरक्षा। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे जवानों की कड़ी परीक्षा होती है, वैसे ही नगर पालिकाओं के खातों की भी कड़ी संपरीक्षा या ऑडिट होती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। हाँ, और वित्तीय अनुशासन भी। और पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र चुनाव भी जरूरी हैं। यह मिलाता है अनुच्छेद 243ZA पर, नगर पालिका चुनाव। इसकी ट्रिक है ZA को एक साथ पढ़ना, जिससे जा की ध्वनि आती है। जा वोट डालने जा। बिल्कुल। ये अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी देता है, मतदाता सूची से लेकर चुनाव के संचालन तक। ठीक है, अब कुछ अनुच्छेद हैं जो इसके दायरे की बात करते हैं, जैसे
243ZB। ये अनुच्छेद प्रावधानों के लागू होने के बारे में है। लागू होने के बारे में। हाँ, इसकी ट्रिक भी इसी से बनती है। ZB में जो अक्षर B है उसका अंग्रेजी में अर्थ होता है होना। तो ट्रिक है, यह कानून संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होना है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो फिर लागू ना होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? वो है अगला 243ZC। ये कहता है कि ये भाग कुछ विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। हाँ, इसकी ट्रिक है ZC का उच्चारण जैसी आपकी मर्जी, मतलब इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब हम योजना यानी प्लानिंग से जुड़े अनुच्छेदों पर आते हैं। 243ZD, जिला योजना समिति। ये बहुत सीधा है। D से डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। ये समिति क्या करती है? ये जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को मिलाकर पूरे जिले के लिए विकास का एक ड्राफ्ट तैयार करती है। मतलब गांव और शहर की प्लानिंग को एक साथ लाना। बिल्कुल, दोनों के बीच की खाई को पाटने का काम करती है। और बड़े शहरों के लिए? उसके लिए है 243ZE, महानगर योजना समिति। हाँ, इसकी ट्रिक भी दिलचस्प है। हम महापुरुषों के नाम के आगे सम्मान में जी लगाते हैं ना? हाँ। तो महा से महानगर और ई को हम जी की तरह सोच सकते हैं। ये समिति पूरे महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना बनाती है। ठीक है, अब हम लगभग अंत में हैं। अनुच्छेद 243ZF। ये मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं के बने रहने की बात करता है। इसकी ट्रिक है F से फ्लैग यानी झंडा। हाँ, जब तक झंडा लहरा रहा है तब तक मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी। इसका सीधा मतलब था कि जब ये संशोधन लागू हुआ तो जो नगर पालिकाएं पहले से थीं वे अपना कार्यकाल पूरा होने तक बनी रहेंगी। उन्हें तुरंत भंग नहीं किया जाएगा। नहीं, ये एक तरह से निरंतरता सुनिश्चित करता है। और हमारा आखिरी अनुच्छेद 243ZG, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। इसकी ट्रिक? ZG से जग शब्द बनता है। मतलब जब नगर पालिका चुनाव से जुड़े मामले हों, जैसे सीटों का आवंटन, तो बाकी जग के लिए न्यायालय का दरवाजा बंद है। यानी कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। हाँ, इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को लंबी कानूनी लड़ाइयों से बचाना है। तो हमने नगर पालिका से रिलेटेड सभी अनुच्छेद ट्रिक से याद कर लिया है। चलिए अब इन सभी अनुच्छेदों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नगरीय प्रशासन आखिर है क्या। देखिए, नगरीय प्रशासन, जिसे हम शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि शहरों का शासन चलाने की जिम्मेदारी वही के चुने हुए लोगों की हो। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें 3 तरह की सरकारें होती हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अच्छा, जैसे ग्रामीण व्यवस्था में होता है, मतलब ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर ब्लॉक समिति और फिर सबसे ऊपर जिला परिषद। क्या यहाँ भी ऐसा ही कोई क्रम है? नहीं, और यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प अंतर है। क्या अंतर है? ग्रामीण व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है जिसमें एक लेवल दूसरे के ऊपर होता है जी। लेकिन शहरी व्यवस्था में ये तीनों, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब ये एक दूसरे के अधीन नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के शहरों के लिए है। ये तो वाकई एक जरूरी बात है। मतलब दिल्ली का नगर निगम किसी छोटे शहर की नगर परिषद को कोई आदेश नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। नगर निगम होता है मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के लिए। नगर परिषद उससे छोटे शहरों के लिए, जैसे मान लीजिए शिमला या बीकानेर। ठीक है। और नगर पंचायत वो उन जगहों के लिए हैं जो एक तरह से पहचान के संकट से गुजर रही हैं। पहचान का संकट मतलब वो ना तो पूरी तरह गांव रहे, ना ही अभी ठीक से शहर बने। आबादी बढ़ रही है, बाजार बन रहे हैं। अच्छा, जो ट्रांजिशन वाले एरिया हैं। जी, ऐसी जगहों के लिए खास तरह की सरकार चाहिए जिसे नगर पंचायत कहते हैं। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, भारत में पहला नगर निगम तो जहां तक मुझे याद है 1687 में मद्रास में स्थापित हुआ था। हाँ, बहुत पुरानी बात है। तो फिर इस पूरी व्यवस्था को एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक आधार देने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ये अवधारणा पुरानी थी, लेकिन वो बिखरी हुई थी और पूरी तरह राज्यों की दया पर निर्भर थी। अच्छा। असली बदलाव आया 1992 में, 74वें संविधान संशोधन से। बिल्कुल, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पूरे शहरी शासन का ढांचा ही बदल दिया। इसके जरिए संविधान में एक पूरा नया अध्याय
भाग 9A जोड़ा गया, एक पूरा नया चैप्टर। सिर्फ नगर पालिकाओं के लिए। जी हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत थे या रोजमर्रा के कामों की कोई लिस्ट भी थी? मतलब क्या संविधान ये बताता है कि नगर निगम का काम सड़कें बनाना है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। हाँ, बिल्कुल बताता है। इसी संशोधन के साथ संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, 12th शेड्यूल। जी, और इस लिस्ट में शहरी सरकारों के लिए कुल 18 काम दिए गए हैं, जैसे सड़कें और पुल बनाना, पानी की सप्लाई का इंतजाम करना, आर्थिक विकास की योजना बनाना और यहाँ तक कि शहरों में गरीबी कम करने के कार्यक्रम चलाना भी। अच्छा, तो ये सारी शक्तियां वहीं से आती हैं? बिल्कुल। और इन 18 कामों को करने की शक्ति देने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जी तक के प्रावधान जोड़े गए। इसने शहरी सरकारों को सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का बना दिया। चलिए, तो फिर ये समझते हैं कि ये सरकारें बनती कैसे हैं। ये कैसे तय होता है कि किस शहर में नगर पंचायत होगी, किस में नगर परिषद और कहाँ पर नगर निगम? क्या इसका कोई तय फॉर्मूला है? देखिए, इसका फॉर्मूला संविधान ने राज्यों के हाथ में दिया है। अनुच्छेद 243Q बस ये कहता है कि 3 तरह की संस्थाएं होंगी। ठीक है, लेकिन किस जनसंख्या पर कौन सी संस्था बनेगी, ये तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को है। हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाता है। तो कोई एक फिक्स नंबर नहीं है पूरे देश के लिए? नहीं, आमतौर पर माना जाता है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में नगर निगम होता है, पर यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समझ गई। अब जब ये तय हो गया कि शहर में कौन सी संस्था बनेगी, तो इसमें लोग कैसे चुने जाते हैं? क्या हम सीधे मेयर के लिए वोट करते हैं? यहाँ पर भी कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, अनुच्छेद 243R के मुताबिक नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम पार्षद या वार्ड मेंबर कहते हैं, उन्हें तो जनता सीधे वोट देकर चुनती है। बिल्कुल। लेकिन उस संस्था का जो मुखिया होगा, यानी अध्यक्ष या महापौर, जिसे मेयर कहते हैं, हाँ, उसका चुनाव सीधे जनता करेगी या फिर चुने हुए पार्षद अपने में से किसी एक को चुनेंगे। ये तय करने का अधिकार फिर से राज्य की विधानसभा को दे दिया गया है। ओहो, और इसलिए हम देखते हैं कि कहीं पर मेयर का चुनाव बहुत बड़ा और सीधा होता है और कहीं पर चुनाव के बाद पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है। सही पकड़ा आपने। अक्सर खबरें आती हैं कि पार्षदों को किसी रिजॉर्ट में ले जाया गया है ताकि कोई दूसरी पार्टी उन्हें खरीद न ले। ये दिखाता है कि एक शहर का मेयर बनना कितना ताकतवर पद है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अब जब इन निकायों के चुनाव होते हैं, तो क्या इसमें समाज के हर तबके की आवाज सुनिश्चित करने का कोई तरीका है? आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? जी, या ये सिर्फ दबदबे वाले लोगों का खेल बनकर रह जाता है? नहीं, संविधान बनाने वालों ने इसका पूरा ध्यान रखा। अनुच्छेद 243T में 2 स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। कैसी व्यवस्था? पहला, अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST समुदाय के लिए उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व की गई। ठीक है। और दूसरा, जो कि एक मैं कहूंगी क्रांतिकारी कदम था, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 मतलब 1/3 सीटें अनिवार्य कर दी गई। ये कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? हाँ। या फिर हम अक्सर सरपंच पति या पार्षद पति जैसे शब्द सुनते हैं? हाँ, ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती है, वो तो है। जहां चुनी हुई महिला के नाम पर उसका पति ही सारा काम करता है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रावधान ने कम से कम लाखों महिलाओं को राजनीति में आने का पहला दरवाजा तो खुलकर दिया है। ये बात भी सही है। रही बात अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की, तो उन्हें आरक्षण देना है या नहीं, और देना है तो कितना, ये फैसला भी राज्यों पर ही छोड़ा गया है। ठीक है, तो एक बार ये लोग चुन लिए गए तो इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। ये अनुच्छेद 243U में दिया गया है। 5 साल। जी। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि अगर किसी नगरपालिका को सरकार समय से पहले भंग कर देती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ही पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान है। बिल्कुल। और इन पदों पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है? देखिए, विधायक या सांसद बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। जी। लेकिन जमीनी स्तर के लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यहाँ न्यूनतम उम्र सिर्फ 21 वर्ष रखी गई है। सिर्फ 21 साल? हाँ, और ये अनुच्छेद 243V में बताया गया है। अब उस सवाल पर आते हैं जो एक आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी है।
ये नगर निगम या नगर परिषद आखिर करते क्या हैं? इनके पास काम करने की शक्ति और पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। यही तो सबसे बड़ी और जटिल पहेली है। अनुच्छेद 243W कहता है कि राज्य सरकारें 12वीं अनुसूची में दिए गए 18 कामों में से कुछ काम और शक्तियां इन शहरी निकायों को सौंप सकती हैं। एक मिनट, सौंप सकती हैं? हाँ, ध्यान दीजिए, सौंप सकती हैं। मतलब ये राज्य की इच्छा पर है, अनिवार्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शक्तियां सीधे संविधान से नहीं बल्कि राज्य सरकार के माध्यम से मिलती हैं। और पैसा भी वहीं से आता है। और यहीं पर असली चुनौती है। संविधान एक हाथ से शक्तियां देता है पर दूसरे हाथ से वित्तीय चाबी राज्य सरकार के पास रखता है। अच्छा। अनुच्छेद 243X के तहत राज्य सरकार इन्हें प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स जैसे कुछ कर या शुल्क लगाने का अधिकार तो देती है। पर वो तो काफी नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। शहर चलाने के लिए ये पैसा काफी नहीं होता। बड़े अनुदान के लिए इन्हें आज भी राज्य सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो फिर इस निर्भरता को कम करने का कोई मैकेनिज्म है? इसके लिए अनुच्छेद 243Y के तहत हर 5 साल में राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। और ये आयोग क्या करता है? ये आयोग सिफारिश करता है कि राज्य की कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को दिया जाए। और फिर अनुच्छेद 243Z ये सुनिश्चित करता है कि इस पैसे का हिसाब किताब साफ रहे, मतलब खातों की जांच या ऑडिट हो सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे शहर की सड़क टूटी है तो हो सकता है कि मेयर के पास काम करने की इच्छा तो हो। एक और सवाल, इन निकायों के चुनाव करवाता कौन है? क्या भारत का मुख्य चुनाव आयोग? ये एक ऐसा सवाल है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है। नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन। जी, जो एक स्वतंत्र संस्था है। लेकिन चुनाव से जुड़े नियम कानून कौन बनाता है? चुनाव कराने का काम तो राज्य निर्वाचन आयोग का है, लेकिन चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इससे जुड़े नियम बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभा के पास ही है। अच्छा। क्या ये कानून भारत के हर क्षेत्र में एक जैसे लागू होते हैं या इसमें कुछ अपवाद भी हैं? हाँ, अपवाद है। अनुच्छेद 243ZZ साफ कहता है कि ये पूरा भाग 9A देश के कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां उनकी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाएं चलती हैं, जिन्हें संविधान सम्मान देता है। और मैंने सुना है कि पूरे जिले या महानगर की प्लानिंग के लिए भी कुछ खास समितियां होती हैं ताकि गांव और शहर के विकास में कोई तालमेल बना रहे। जी, ये बहुत दूरदर्शी सोच थी। अनुच्छेद 243ZD के तहत पूरे जिले के लिए एक जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाने का प्रावधान है। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें गांव की पंचायत और शहर की नगरपालिका दोनों के चुने हुए सदस्य होते हैं। ये सब मिलकर पूरे जिले के विकास का एक साझा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और बड़े शहरों के लिए? इसी तरह बड़े महानगरों के लिए अनुच्छेद 243ZE के तहत एक महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, जो पूरे मेट्रो एरिया की प्लानिंग करती है। और एक आखिरी चीज जो मुझे जाननी है, पूछिए। चुनावी मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, इसका क्या मतलब है? क्या चुनाव में धांधली हो तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं, इसका मतलब थोड़ा अलग है। इसका अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया जब चल रही हो, जैसे वार्ड की सीमाएं तय करना या सीटों का आरक्षण। अच्छा, जो प्रशासनिक काम है। हाँ, तो इन प्रशासनिक कामों को लेकर आप प्रक्रिया के बीच में अदालत नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? ताकि चुनाव प्रक्रिया बार बार याचिकाओं की वजह से रुके नहीं। एक बार चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो चुनाव याचिका के जरिए ही अदालत जा सकता है। समझ गया। तो आज हमने देखा नगरीय प्रशासन से रिलेटेड सभी सिद्धांत। आपके लिए आज का सवाल है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें और भी ऐसे विषय लाने की प्रेरणा मिलती है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।